हेलो बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट वन देखा। पार्ट वन में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन जैसे इलेक्ट्रिक करंट ये सारी चीज़ देखी। उसमें हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने क्या दो इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखे थे। दोनों फार्मूलों को एक बार रिवाइज कर लें। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा था? एक हमारे पास था I = Q/T। दूसरा हम लोगों ने करंट के लिए फार्मूला याद किया था, वो हमारे पास था QV/2πr। ये हमारे पास टाइम पीरियड के लिए था, ये हमारे पास नॉर्मल करंट था। ये दो फार्मूले हम लोगों ने लास्ट में देखे थे। तो इससे रिलेटेड मैंने बोला था कि मैं दो क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड फाइंड द एसोसिएटेड करंट। हमारे पास कोई भी एक वायर है, मान लो ये एक वायर है, इसमें 1 सेकेंड में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। अगर क्रॉस कर रहे हैं वो भी 1 सेकेंड में, तो हमारे पास इस वायर में कितना करंट फ्लो होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बिल्कुल सिंपली वे में। तो देखो कैसे इसको समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है। इसका अगर हमने एक क्रॉस सेक्शन मतलब एक काट लिया वायर को, ठीक, वायर को काटा हमने, इसमें से जो ये क्रॉस सेक्शन है इससे पर सेकंड मतलब 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कितने? 1 सेकंड में कितने? 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है क्वेश्चन में पहला जो डेटा हमारे पास दिया है वो हमारे पास कितना है? 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब n की वैल्यू दी है कितनी? 10⁻20। ओके, और टाइम भी दे दिया इन्होंने, t कितना दिया है हमारे पास? 1 सेकंड। टाइम की वैल्यू दे दी इन्होंने कितनी हमारे पास? 1 सेकंड। सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या था? I = हमारे पास क्या होता है? Q/T। इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला भी देखा था। क्या फार्मूला देखा था? Q की जगह हम लोग लिख सकते थे NE/T। E को हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? किसी को याद है क्या? एलिमेंट्री चार्ज होता था स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, और स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल की जो वैल्यू होती है वो कितनी? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ई की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। एन की वैल्यू गिवन थी, ई की वैल्यू हमें याद है, टी की वैल्यू गिवन है। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ बचा? अब तो सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू कितनी है? 10⁻20 इंटू 1.6 × 10⁻−19 अपॉन टाइम कितना दिया है? 1 सेकंड। अगर हम इस डेसिमल को हटाएं तो हमारे पास नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। एक जीरो बढ़ा ली हमने। चलिए पावर को केवल मैनेज ही तो करना है, इस 10 को ऊपर भेज दो तो ये पावर भी माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास जो कितना है? 16। 10⁻+20 पहले से थी, 10⁻−19 ऊपर थी, और ये 10 अगर लिखा हुआ है 10⁻1 मान सकते हो। ऊपर जाएगा कितना होगा? 10⁻−1। देखो ये दोनों ऐड हो गई, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है। ये दोनों 10⁻−20, ये 10⁻+20, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आई? 16 एम्पियर। तो आई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? 16 एम्पियर। तो इसके बाद जो हमने सेकंड क्वेश्चन जो लिया हुआ है वो सेकंड वाले जो फार्मूला मैंने लिखवाया था टाइम पीरियड वाला, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, पॉइंट चार्ज Q मूव्स इन अ सर्कल एट रेडियस r एट कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D। बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज लिख के दे दी है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उस पे उसको समझ के हम लोग उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो कॉन्सेप्ट तो हमने कल बता ही दिया था, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें कैसे इसका आंसर आएगा हमारे पास। इन्होंने बोला एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या है? Q, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला? इन अ सर्कल एट रेडियस r। ये क्या कर रहा है? एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है? r रेडियस है। इस पे कांस्टेंट स्पीड, मान लो एक कांस्टेंट स्पीड v से सर्कुलर पाथ में चल रहा है। तो इसमें हमारे पास जो करंट आने वाला है वो कितना होगा? सिंपल मैंने बताया था, जब कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? टाइम पीरियड बोलते थे। तो देखो I = जो हमारे पास फॉर्मूला होता था वो हमारे पास क्या था? Q/T।
फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास टाइम अगर हमें निकालना हो तो वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला देखा था, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पूरा कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, सरकमफेरेंस के बराबर, इक्वल टू वी। टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, 2πr अपॉन वी। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करनी है। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन कैपिटल टी, और टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2πr अपॉन वी, और ये वी ऊपर जाएगा तो हमारे पास आई की सिंपल सी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, क्यू वी अपॉन 2πr। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा, सी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन जो हम लोग फॉर्मूले में देखे थे, हम लोगों ने कौन सा देखा था, हम लोगों ने एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसमें कंप्लीट समझ में आएगा कि इसका मेन कॉन्सेप्ट और यहाँ पे कैसे लिंक करेंगे उस चीज़ को, वो देखेंगे। ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन दी है, एक चार्ज की इक्वेशन दी है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन अ टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज क्यू इक्वल टू दिया है अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो करंट हमसे बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया है, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया है, मतलब हमारे पास जो करंट पूछा गया है वो हमारे पास कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने दो फार्मूले देखा थे। पहले हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, आई इक्वल टू मैंने लिखा आया था डी क्यू अपॉन डी टी। आई इक्वल टू फार्मूला क्या लिखा आया था मैंने, डी क्यू अपॉन डी टी। तो सिंपली एक बार डिफ्रेंसिएशन को एक बार देख लें तो हमारे पास अगर टी लिखा हो या टी की पावर एन हो और इसका डिफ्रेंसिएशन हमें अगर करना है तो हमारे पास देखो क्या होगा, जितनी भी पावर होती है उसको आगे लेके आओ और उसमें से एक पावर को क्या कर दो, कम कर दो। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अगर हमें टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करोगे, डी अपॉन डी टी। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 को बाहर लेके आओ और टी की पावर में 1 कम कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू टी। अगर यही हमारे पास केवल टी होता तो टी की पावर कितनी मानी जाती है, 1, तो 1 को क्या लेके आओ, बाहर लेके आओ और पावर कितनी कर दो, 1 कम कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, 1 इंटू टी की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 हो तो हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया डिफरेंशिएशन का। इसके बाद देखो क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था आई इक्वल टू हमारे पास कितना था, डी अपॉन डी टी को बाहर करा, क्योंकि वैल्यू दरअसल गिवन है हमारे पास कितनी है, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। चलो, और डिफरेंशिएशन में एक चीज़ और हमारे पास आती है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट दिया गया होता है, जैसे अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। दरअसल हम जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में भी करते हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें दिख रही होती हैं वो सबको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और उस कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। जैसे तो देखो हमारे पास अगर अल्फा टी का डिफरेंशिएशन करें तो अल्फा को बाहर निकालोगे, डिफरेंशिएशन किसका हुआ, केवल टी का डिफरेंशिएशन हुआ, माइनस साइन लगाया। बीटा को बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए, क्या हम टी का डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, माइनस बीटा इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हो कितना होता है, 2 इंटू टी होता है। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आई, अल्फा माइनस बीटा इंटू 2 इंटू टी। ठीक है, अब हमसे किस पे वैल्यू पूछी थी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। बस टी इक्वल टू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो आई की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली वो कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा इंटू 2, और टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2। तो हमारे पास आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अल्फा माइनस 4 बीटा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आ गया। भले एक इक्वेशन के फॉर्म में आया, लेकिन हमारे पास इतना करंट जो होगा वो हमारे पास कितने, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वाला हम लोगों ने निकाल लिया है और
एवरेज वैल्यू वाला अगर कंपेयर करें तो Q इक्वल टू जो इक्वेशन दी थी हमारे पास, Q इक्वल टू कितना था, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। अब हमें अगर इसका किसका एवरेज वैल्यू निकालना है तो हमारे पास शुरुआत में क्या होगा, टाइम 0 पे होगा। टाइम 0 से लेके हम लोग कहाँ तक गए, टाइम हम t इक्वल टू 2 सेकेंड तक गए, ठीक है, बिल्कुल गए। अगर हम Q t इक्वल टू 0 पे देखें तो हमारे पास चार्ज कितना होगा, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो देखो भाई 0 वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास कितना आया, ओवरऑल 0 आया। Q अगर हम लोग t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें तो हमारे पास देखो कितना आएगा, अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 की पावर कितनी होगी 2, हमारे पास कितना आ गया 2 अल्फा माइनस 4 बीटा स्क्वायर, इतना हमारे पास आया। तो देखो एवरेज वैल्यू निकालने का जो मैंने फार्मूला बताया था, आई इक्वल टू अपने पास फार्मूला बताया था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं कि क्यू चार्ज कौन सा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड वाला, माइनस क्यू टी चार्ज कौन सा 0 सेकेंड वाला, अपॉन टाइम, भाई टाइम t2 माइनस t0। बस इसको सॉल्व कर लेना। तो आई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये कितना है हमारे पास 2 अल्फा माइनस 4 बीटा स्क्वायर, t0 पे कितना चार्ज था 0, टाइम दूसरा वाला 2 सेकेंड, पहला वाला टाइम 0 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, आई इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर। इस पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आसान लगेगा। तो इसमें मैंने केवल डिजिट को चेंज किया, मतलब अल्फा बीटा में जो दिया था नंबर के फॉर्म में लिया। तो Q इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 हमारे पास पूछा है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारे पास क्या पूछा गया है, करंट पूछा है। तो सिंपल हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है अगर हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा करंट निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट हमें निकालना होगा। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए जो फार्मूला पढ़े थे हम लोग, आई इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी। फिर मैंने बताया था कि डी अपॉन डी टी को सेपरेट कर लें और जो क्यू की वैल्यू दी है उसको लिखें 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है। सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो हमारे पास देखो 4 कांस्टेंट है, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लें। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, केवल टी स्क्वायर का, फिर प्लस का साइन लगा है, 2 को बाहर निकाल लें। डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल टी का, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है कभी भी उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है 0 होता है। उसके बाद अगर हम सिंपली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 4 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास 2t प्लस 2, और t का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो हमारे पास जो i की वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ गई 4 2 जा 8 t प्लस 2। और यही जो करंट हमसे पूछा गया था किस पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा था। बस t की जगह में कितना पुट करना है 2 पुट करना है। तो i इक्वल टू वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 इंटू 2 प्लस 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 हमारे पास कितने एम्पियर करंट आ गया 18 एम्पियर करंट आ गया। तो इतने आसान क्वेश्चन हमारे पास होने वाले। सिंपली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मैंने 2 या 3 डिफरेंशिएशन केवल सीखना है, बस उसके बेसिस पे हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास क्या निकालना था, उसमें एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो कैसे निकालेंगे। देखो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि देखो 0 से लेके मतलब t इक्वल टू हमारे पास कौन सा 0 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक हमारे पास जो करंट की एवरेज वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, Q की वैल्यू अगर हम Q1 मान लें, t हमारे पास कितना हो गया 0 सेकेंड पे अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 4, t की जगह 0 पुट किया, प्लस 2 t की जगह 0 पुट किया 3। तो हमारे पास देखो वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 बचा कितना 3। Q2 अगर निकालें तो t इक्वल टू कौन से सेकंड पे निकालना है 2 सेकंड पे, बस t की जगह कितना पुट करना है 2 पुट करते जाओ। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, अब देखो इसको ऐड कर ले, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 3, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 23। हमें वैल्यू क्या निकालनी है, आई एवरेज निकालना है। आई एवरेज क्या होगा Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। Q2 कितना है
23, Q1 कितना है 3, T2 हमारे पास टाइम कितना है 2, और Q1 टाइम कितना है 0। हमारे पास कितना आ गया 20/2, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पियर। तो मतलब आई एवरेज वैल्यू और आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ हैं और दोनों अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वैल्यू बताती है, और ये क्या बता रही है कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक पूरा एवरेज वैल्यू क्या रहा, मतलब कभी कम रहा होगा कभी ज़्यादा रहा होगा। अगर सबको जोड़ के अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो हमारे पास कितना एवरेज निकलने वाला है 10 एम्पियर का। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 फार्मूले के फॉर्म में देखा था। हमारे पास आई एवरेज वैल्यू पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ा था, और हम लोगों ने 2 क्वेश्चन और लगाए थे जो हमारे पास एक I=Q/T क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज करके, तो हमारे पास फार्मूला बना था I=NE/T, और हमने एक टाइम पीरियड पर रिलेटेड क्वेश्चन किया था तो I=QB/2πr। इतने क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने कराए हैं क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन को एक बार लगा के देखें। के बाद हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है छोटा सा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास हमें पता हो कि करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहला जो हमारे मन में ख्याल आता है कि करंट जिसमें फ़्लो होता है वो होता है मेटल। मेटल में करंट फ्लो होता है, ठीक है। अगर बात करें लिक्विड जैसे वाटर ले लें, क्या वाटर में करंट फ्लो होता है? हाँ बिल्कुल होता है, वाटर में करंट फ्लो होता है, ठीक है। गैस में भी करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर मतलब जो जैसे मेटल हो गया, मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। और एक होते हैं हमारे पास इंसुलेटर जिनमें हमारे पास करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे हमारे पास वुड ले लो या वाइट बोर्ड ले लो या लकड़ी ले लो, इन सब में करंट क्या फ्लो नहीं होता, तो उनकी बात हम लोग कर ही नहीं रहे। अभी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मटेरियल हैं जिसमें करंट फ्लो होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, इनमें करंट फ्लो होता है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, मतलब इनमें करंट फ्लो होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो करंट फ्लो होता है तो इनमें करंट फ्लो कराता कौन है ना। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मेटल में हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास जो चार्ज को ले जाने वाला मतलब चार्ज कैरियर है वो हमारे पास मेटल में कौन होंगे? हम लोग जानते हैं कि मेटल में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनके वजह से मेटल में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। लिक्विड की बात करें, क्या लिक्विड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते होंगे? एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, शायद गेट कर लो। लिक्विड, वो वाला लिक्विड ले लो जो बैटरी में भरते हैं हम लोग। इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है उसमें लिक्विड भरा जाता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भर सकते हैं। और उस मटेरियल में होता क्या है? जैसे अगर इससे भी समझ में ना आ रहा हो एक बात समझते हैं। जैसे हमने एक सिंपल एक गिलास में पानी भरो, उसमें अगर सीधा वायर डाल दिया जाए तो क्या करंट फ्लो होगा? मतलब होगा करंट फ्लो लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है। अगर हम प्योर वाटर ले लें, क्या प्योर वाटर में भी करंट फ्लो होगा? मे बी ना हो। लेकिन अगर उसी पानी में हम लोग क्या कर दें, थोड़ा सा सॉल्ट लें और उसको मिला दें, फिर देखो करंट कितना तेज़ी से फ्लो होता है। तो सॉल्ट मिलाने के बाद ऐसा क्या हो गया जिससे बढ़िया सा करंट फ्लो होने लगा? सॉल्ट मिलाने के बाद बने हैं आयंस। आयन का नाम सुना होगा कभी। तो हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। लिक्विड में हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से हमारे पास क्या होता है? करंट फ्लो होता है। क्योंकि सारे लिक्विड में हमारे पास जब तक उनको आयंस के फॉर्म में ना तोड़ दो तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अगर प्योर वाटर है उसमें कोई भी आयंस नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। नॉर्मल वाटर में करंट क्यों लग जाता है? बारिश के पानी में करंट क्यों लग जाता है? भाई नॉर्मल वाटर में कभी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब सिंपल सा वाटर जो प्योर वाटर हो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बारिश के पानी में करंट इसलिए फ्लो हो जाता है क्योंकि उसमें मिनरल्स मिल जाते हैं, छोटे मोटे आयंस मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उनमें करंट आ जाता है। नाली वाली में पानी होता है उसमें ढेर सारे सॉल्ट जा रहे होते हैं, उसमें अगर वायर गिर जाए मछलियाँ मर जाती हैं, करंट लग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो आयंस के फॉर्म में है इसलिए करंट उसमें फ्लो हो रहा है। गैस में क्या होता है? गैस में हमारे पास केवल पॉजिटिव आयन, गैस में कौन से आयन? पॉजिटिव आयंस होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इनके वजह से हमारे पास क्या होता है? करंट फ्लो
होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमारे पास जो करंट फ्लो होता है ये इस कंडक्टर की तरह ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और एक नया टर्म हमारे पास आएगा होल्स। होल्स क्या चीज़ है, ये सब चीज़ हम लोग जब लास्ट बुक का पढ़ेंगे तब हम लोग सेमीकंडक्टर एक अलग से टॉपिक है, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। गैस में जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लिक्विड में जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से होता है। मेटल में जो करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाद 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर करंट में हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, इसमें हिंट क्या है कि हम लोग जो नॉर्मल I=Q/T फार्मूला लगाया था, फिर हमने क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला लगाया था, कौन सा हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था Q/T। Q क्या होता है NE/T। ठीक है, इसमें वैल्यू किसकी दी है, I की वैल्यू हमारे पास दी है। इन 1 एम्पियर में पूछा है तो टाइम को अगर 1 सेकेंड मान ले, N की वैल्यू फाइंड करनी है और E की वैल्यू हमें पता होती है, तो वही पूछा है कि 1 एम्पियर करंट में 1 सेकंड में हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्वेश्चन हमारे पास है करंट चेंज और नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब है यहाँ पे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ये वायर मान लो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। ये मान लो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन क्या है एरिया 2 है। यहाँ से जो करंट एंटर करेगा I1 और यहाँ से जो एग्जिट करेगा करंट I2, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, I1 I2 बराबर होंगे, I1 नॉट इक्वल टू क्या होगा I2। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोगों को फाइंड करने हैं क्वेश्चंस। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।